आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो होते ही हैं। ये जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बीच-बीच में आते रहते हैं। तो ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएँ जिसमें विज्ञान के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इन टॉपिकों से ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए वो प्रश्न कौन-कौन से हैं, आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन अम्लीय होता है? तो निम्नलिखित ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन अम्लीय होता है? ध्यान दीजिएगा। सोडियम ऑक्साइड का दिया हुआ है यहाँ पास, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2O। तो बताइए दोस्तों, कौन सा जो है ऑक्साइड जो होता है जिसका जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है ये? कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जल के साथ जब अभिक्रिया करता है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन है, वो क्या बना लेता है? H2CO3 बना लेता है, जो एक प्रकार का अम्ल है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो है, अम्लीय होता है दोस्तों। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता? तो कौन सा तत्व जो है अपरूपता नहीं दिखाता है? सबसे पहले हम देखेंगे अपरूप होता क्या है? किसी भी तत्व का एक ही अवस्था में 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाती है या एक दूसरे के वो जो है अपरूप कहलाते हैं, है ना? जिस प्रकार से आप सभी ने देखा था कार्बन जो है किस प्रकार से ग्रेफ़ाइट और हीरा के रूप में मिलता है ना? उसी प्रकार ये जो निम्न तत्व हैं, उनमें से कौन-सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता? तो सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। देखिए दोस्तों, कौन-सा जो है तत्व अपरूपता नहीं दिखाता? तो ये है सोडियम। सोडियम जो है अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता। ऑक्सीजन भी अपरूपता दिखाता है, सल्फर भी दिखाता है और फास्फोरस भी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से उपधातु है। कौन सा उपधातु है? ऑक्सीजन, हीलियम, मैग्नीशियम, आर्सेनिक। तो निम्नलिखित में से उपधातु आर्सेनिक है दोस्तों, है ना? जो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में अरेंजमेंट रहते हैं उपधातु, उनमें से कौन-सा है? ये आर्सेनिक जो है वो उपधातु है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, उत्कृष्ट गैसें अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती, क्योंकि क्यों नहीं करता है क्रिया अन्य तत्वों से? देखिए, पहला ऑप्शन है, वे एक परमाणविक होते हैं, परमाणु का आकार छोटा होता है, बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से भरा रहता है या अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रकृति में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य कक्ष जो होता है ना, वो पूर्ण रूप से भरा रहता है दोस्तों। इसका जो है ये आंसर हो जाएगा। क्यों बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से भरा रहता है? तो चलिए हम जो है हीलियम हीलियम जो है अक्रिय गैस में आता है ना, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो जैसे भरते हैं इस प्रकार से तो आप देखोगे इसमें ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है? इसी प्रकार से आप देखेंगे आर्गन है, ज़ेनॉन है, ये सब जो है अक्रिय गैस हैं, जिसके बाहर की कक्षक जो है पूर्ण रूप से भरी होती है, यानी कि उनकी अष्टक जो है पूर्ण होती है। इसी वजह से अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस है। 4 ऑप्शन हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो कौन-सी गैस जो है प्राप्त होती है? देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम गर्म करते हैं, तो कौन-सी गैस प्राप्त होती है? ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस जो है वो प्राप्त होती है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। किस प्रकार से होती है? तो देखिए, जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का फ़ॉर्मूला होता है, इसे हम गर्म करते हैं, तो बनता है पोटेशियम मैग्नेट, K2Mn
O4। साथ में बनता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और बनता है ऑक्सीजन गैस। इस प्रकार से हमें जो है ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर। इसे संतुलित ऐसा करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दानेदार जिंक की तनु अम्ल अथवा क्षार से अभिक्रिया द्वारा खाली स्थान गैस प्राप्त होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो दानेदार जिंक की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस जो है प्राप्त होती है? ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ये है हाइड्रोजन। देखिए, अम्ल या क्षार से जब अभिक्रिया कराते हैं ना, जैसे जिंक साथ में हम क्षार लेते हैं NaOH। इसका जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाता है Na2ZnO2 जो होता है सोडियम जिंकेट और H2 गैस जो है मुक्त होता है। ठीक है, इसे संतुलित हम कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा करके संतुलित कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे जिंक और HCl अम्ल है एक। ये किस प्रकार से होता है? तो जिंक क्लोराइड बना लेता है ZnCl2 साथ में H2 गैस। इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस दोनों स्थिति में आप देखिए, क्षार के साथ जब अभिक्रिया करा रहे हैं तब भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है और अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं तब भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। यहाँ इसे संतुलित कर लेते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चुंबकीय बल रेखाएं निर्धारित करती है। अगले प्रश्न हम देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं क्या निर्धारित करती है? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की आकृति, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा। तो क्या चीज निर्धारित करती है? चुंबकीय क्षेत्र का जो है बल रेखाएं हैं वो क्या निर्धारित करती है? तो देखिए, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो इसमें आ जाएगा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी ने जो है देखा होगा, जब एक चुंबक रहता है जिसमें एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, है ना? तो इस प्रकार से जो है चुंबकीय बल रेखाएं जो है खींची जाती है बहुत भारी मात्रा में, है ना? किसकी सहायता से? चुंबकीय सुई की सहायता से जो हम इसको खींचते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा, कितने दूर तक चुंबकीय क्षेत्र है ये, और उसकी दिशा किस ओर है ना? तो उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक बाहर में। इस प्रकार से जो है आपको दिखलाई पड़ती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, सीधे धारावाही चालक तार के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो सीधे धारावाही चालक तार है, उसके नजदीक कौन किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होंगे? तो चालक तार के समांतर क्षेत्र रेखाएं, चालक तार के लंबवत क्षेत्र दिखाएं, चालक तार के केंद्र पर संकेंद्रीय वृत्तीय रेखाएं या तार के प्रारंभ में त्रिज्या क्षेत्र रेखाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, चालक तार के केंद्र पर संकेंद्रीय वृत्तीय रेखाएं। तो ये किस प्रकार से होती है? मान लो ये चालक तार है एक, है ना? और धारा ऐसे बह रही है। तो आप सभी को मालूम है इसमें जो है इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र जो है इसी प्रकार से, मतलब चालक तार के केंद्र पर संकेंद्रीय वृत्तीय रेखाएं, दूर का जो वृत्त बन रहा है वो दूर से बनता है और पास का जो है वृत्त वो छोटा होता है। इस प्रकार से चालक तार में वृत्तीय रेखाएं हमको मिलती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। परिनालिका, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर अलग अलग, एक समान, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जो हो जाएगा एक समान। किस प्रकार से एक समान होती है? तो देखिए, एक परिनालिका होता है ना, स्प्रिंग के समान जो है संरचना होती है, यही कहलाता है परिनालिका। ठीक है, अब इस परिनालिका में सभी जगह जो है चुंबकीय क्षेत्र, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबक को ले जाते हैं, इनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो किस प्रकार से होगा? एक समान होगा, सभी बिंदुओं पर एक समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है किसी वस्तु को आवेशित करना,
किसी कुंडली को घुमाने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न या कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना जब कुंडली और चुंबक में कोई एक गतिमान हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डी जो है इसका आंसर है। किस प्रकार की इसका आंसर है? तो वही परिनालिका जैसे होता है ना, इसमें अगर आप क्या करते हैं, एक चुंबक है, एन ध्रुव और एस ध्रुव के एक चुंबक को जो है इसको अंदर इंटर करवाते हैं और यहाँ मान लो एक धारा मापी यंत्र लगा हुआ है। तो वो जो है माप करके बता देगा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। या इसी के सिद्धांत पर आप सभी देख जानते हैं, जो जनरेटर होता है, जनरेटर भी तो इसी एक सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें हम कुंडली को घुमाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या होता है, या चुंबक जो होता है वो स्थिर होता है। वो बार-बार चुंबकीय क्षेत्र को काटता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने का साधन है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला साधन कौन-सा है? जनित्र, मोटर, धारामापी, अमीटर। कौन से साधन के द्वारा हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं? तो वो है जनित्र। जनित्र को ही इंग्लिश में डायनामो या फिर क्या कहा जाता है? जनरेटर कहा जाता है। ठीक है? जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएँ के लिए कौन-सा सही नहीं है? तो चुंबकीय बल रेखा होता है ना, उसके लिए यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं। उनमें देखिए कौन से वाक्य जो है चुंबकीय बल रेखा के लिए सही नहीं है। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव तक जाती है। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर के दक्षिण ध्रुव तक जाती है। चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक। ये एक दूसरे को काटती है। और चौथा है संपूर्णतः ये बंद वक्र है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सही नहीं है, तो आप देख पाएँगे, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है? अब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है, इसकी आप देखेंगे चुंबकीय जो क्षेत्र है ना, वो बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है और चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो यानी कि ये दोनों दोनों सही हो गए, ठीक? ये एक दूसरे को काटती है। तो आप देखेंगे कोई भी जो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएँ जो होती है ना, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? सही नहीं है, उसमें आ जाएगा ये, उसका आंसर हो जाएगा। और ये संपूर्णतः बंद वक्र है। तो आप देख पा रहे होंगे बाहर की ओर जा रही है और उसके बाद अंदर से। तो ये पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? ये पूर्ण रूप से एक बंद वक्र है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सही नहीं में, ये एक दूसरे को काटती है। ये गलत है, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम में तर्जनी किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आप जो है अपने बाएं हाथ को, उसमें अपना अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखिए। अब उसमें देखिए, उसमें जो है तर्जनी किस चीज को प्रदर्शित करता है? बल की दिशा। तो देखिए इसमें क्या है? बल की दिशा, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चौथा है चालक तार की दिशा। तो किस चीज को जो है वो प्रदर्शित करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के इसी प्रकार दाएं हाथ का भी नियम है ना। तो यहाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है, इसका तर्जनी किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, क्लियर? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, विद्युत जनित्र में फ्लेमिंग के कौन से नियम लागू होते हैं? अब देखिए, विद्युत जनित्र में फ्लेमिंग के कौन से नियम लागू होते हैं? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ मुट्ठी बंद का नियम या कोई भी नियम लागू नहीं होता। बताइए कौन से नियम लागू होते होंगे इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये जो है लागू होता है किसमें? विद्युत जनित्र में।
और जो मोटर होता है ना, विद्युत मोटर, उसमें लागू होता है फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम। ठीक है? क्लियर? ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।